सभी को नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। आज से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, टॉपिक्स हैं, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उनके माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। और हम एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु टॉपिक के साथ में शुरुआत करेंगे, जो कि आने वाली हर एग्जाम में वहां से क्वेश्चन मिल जाता है। कहने का मतलब ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, भूगोल है, उसका जो बेसिक है कि सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी का मतलब जियो प्लस ग्राफी, ग्रेफोस। जियो मतलब पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है साथियों? ज्योग्राफी। जैसे आप लोग जानते हैं कि पॉलिटी, राजनीति, हमारी जो राज्य व्यवस्था है, हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, इनके बारे में हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। इकोनॉमी, कहाँ से पैसे आते हैं सरकार के पास, कौन कौन सी स्कीम्स में सरकार पैसे खर्च करती है, इस व्यवस्था को इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। साइंस की बातें अलग हैं। उसी प्रकार से ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए पृथ्वी के बारे में। और हम जानते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह, प्लेनेट है, एक ग्रह है। इस समय हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। क्लियर? तो सौर मंडल भी किसी का भाग है, आकाशगंगा। लाखों सौर मंडल मिलकर के क्या बनाते हैं? आकाशगंगा। और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो कहने का तात्पर्य कि सबसे बड़ी जो संरचना है साथियों, वो क्या है? ब्रह्मांड। ठीक है। आज मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, सौरमंडल। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि छोटे मोटे जितने भी एग्जाम हैं, विशेषकर जो टीचर्स का एग्जाम है, सौरमंडल रीट का एग्जाम है, उसमें भी सौरमंडल से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं सीधा सौरमंडल नहीं पढ़ा सकता, आपको सीधे सौरमंडल नहीं पढ़ा सकता साथियों। इसका मतलब पढ़ना तो हमें पृथ्वी के बारे में है। पृथ्वी एक प्लेनेट है और पृथ्वी जैसे 8 ग्रह मिलकर के क्या बनाते हैं? सौरमंडल। लाखों सौरमंडल मिलकर के क्या बनाते हैं? आकाशगंगा। और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड। थोड़ी सी बातें हम ब्रह्मांड के बारे में करेंगे, फिर आकाशगंगा के बारे में करेंगे, फिर सौरमंडल के बारे में, और फिर पृथ्वी के बारे में। ठीक है साथियों, ये हमारा सिलेबस है। इसको एक बार देख लेते हैं कि ब्रह्मांड पढ़ेंगे, आकाशगंगा पढ़ेंगे, सौरमंडल पढ़ेंगे, और उसके बाद में देखो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का आकार, पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी का जो अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पृथ्वी की गति पढ़ेंगे, 2 प्रकार की गति है, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। कुछ स्थितियां हैं, उपसौर और अपसौर, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। छोटे मोटे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से साथियों। और एक सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पढ़ेंगे, ज्वार भाटा पढ़ेंगे, और चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे साथ कौन कौन है? तो साथियों एक बार समझ लेना आप तो यहाँ पे, और पीडीएफ आपको बाद में निकालना ही है। हमारी इस पीडीएफ में काफी सारे टॉपिक हैं। इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी है, चट्टाने भी हैं, भूकंप भी है, और ज्वालामुखी भी है। 7 महाद्वीपों के बारे में जानकारी है इसमें, और 5 महासागरों के बारे में जानकारी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या? ब्रह्मांड। इतनी सी बात तो आपको पता है कि सबसे पहले तो क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी की बड़ी संरचना क्या है साथियों? सौरमंडल। क्या है? सौरमंडल। क्योंकि पृथ्वी जैसे 8 ग्रह प्लस सूर्य, एक तारा, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? सौरमंडल। और सौरमंडल, लाखों सौरमंडल मिलकर क्या बनाते हैं? आकाशगंगा गैलेक्सी। क्या बनाते हैं साथियों? आकाशगंगा। मेरे साथ बोलते जाएं आप। और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के क्या बनाती है? ब्रह्मांड। क्या बनाती है साथियों? ब्रह्मांड। ठीक है। तो थोड़ी सी जानकारी ब्रह्मांड की लेंगे, फिर उसके बाद में आकाशगंगा, उसके बाद में आपका जो महत्वपूर्ण सिलेबस का टॉपिक है सौरमंडल, उसका जिक्र करेंगे। अब देखो ब्रह्मांड के बारे में बताने वाले को दोनों प्रकार के सिद्धांत है साथियों। एक मिनट। दोनों प्रकार के सिद्धांत। कैसे? कि आधुनिक सिद्धांत भी है, आधुनिक सिद्धांत भी है, और एक ऐसा सिद्धांत है जिसके बारे में आप लोग जानते भी हैं, बिग बैंग थ्योरी। कौन सा सिद्धांत है साथियों? बिग बैंग थ्योरी। ये आधुनिक सिद्धांत है। वर्तमान में ब्रह्मांड के बारे में जानकारी देने वाला सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी। ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले उन सिद्धांतों को पढ़ लिया जाए जो पुराने हैं, परंपरागत सिद्धांत है, जो पहले बताए गए हैं। उनमें से पहला कौन सा है? जियोसेंट्रिक। दूसरा कौन सा है? हेलियोसेंट्रिक। मैंने कई एग्जाम्स में इन दोनों से क्वेश्चन देखा है साथियों, और इन दोनों को मैंने इतने बेहतर तरीके से समझा रखा है इस पीडीएफ में कि मैंने जो फोटो बनाई है उस फोटो से आप समझ जाएंगे। चलो फिर भी समझ में नहीं आता है, पहले शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। जियोसेंट्रिक। जियो, पृथ्वी,
सेंट्रिक, सेंटर में है, मतलब पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में तो क्या है, पृथ्वी है, और चारों तरफ चक्कर लगा रहा है सूर्य और अन्य ग्रह। ये बात सबसे पहले बताई गई, और ये बताने वाले हैं टोलमी, 140 ईस्वी में बताया था, और ये मिस्र के रहने वाले। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में जियो है, जियो का मतलब पृथ्वी है, और बाकी सभी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस बात को सही भी मान लिया शुरुआत में, काफी लंबे समय तक ये बात सही मान्य रही। बाद में बाइबिल, जो धार्मिक ग्रंथ है यूरोप में, इसमें भी इस बात को लिख लिया गया कि यही बात सही है। लेकिन ये बात वर्तमान में सही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वर्तमान में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। और ये 8 के 8 ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य। सूर्य के लिए शब्द यूज किया गया हेलियो सेंट्रिक थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और ये सिद्धांत दिया था साथियों किसने? कोपरनिकस ने। पोलैंड के रहने वाले थे, 1543 ईस्वी में। तो इसी बात को एक बार पढ़ लेते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? पृथ्वी है, और उसके चारों ओर सूर्य और अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। टोलमी ने बता दिया था इस बात को, सभी लोगों ने सही मान लिया। और उसके बाद में सही बात किसने बताया? कोपरनिकस ने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में तो कौन है? सूर्य है, और पृथ्वी और उसके जैसे 8 ग्रह इसके चारों चक्कर लगाते हैं। इस बात को समझना कि वर्तमान में ये सिद्धांत सही है, इसलिए कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहते हैं। क्लियर है कि साथियों? लेकिन यदि आप ये बात घर पे जाके किसी को बताएं तो ये बात कितनी सही हो आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम घर से देखें, गांव में रहते हैं, रोजाना सूर्य को कौन सी दिशा में उदय होते हुए देखते हैं? पूर्व दिशा में। अस्त किधर होता है? पश्चिम दिशा में। हमें क्या लगता है, इधर छोटे बच्चों को क्या लगता है? बताओ देखो। कि वास्तव में पृथ्वी बीच में है, सूर्य रोजाना चक्कर लगाता है। और यही बात टोलमी साहब ने देख करके तुक्का लगा दिया। लेकिन सच्चाई अलग है। सच्चाई ये है कि सूर्य तो एक जगह है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। फिर आप कहेंगे सब ऐसा दिखता तो नहीं है। दिखता नहीं है तो इसको समझने के लिए हमने एक उदाहरण लिया। कौन सा उदाहरण लिया? ट्रेन का, बस का। कि किसी बस में बैठे हैं, ट्रेन में हम बैठे हैं, एक स्पीड से वो चल रही है, हमने खिड़की से बाहर की तरफ देखा, तो हमें क्या लगा? कि ट्रेन नहीं चल रही। हमें तो बाहर की चीजें उल्टी चलते हुए दिखाई देती हैं। इसीलिए मैं ट्रेन की जगह पृथ्वी को रखता हूँ, कि हम पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं, काफी बड़ा भूभाग है पृथ्वी, एक स्पीड से चल रही है पृथ्वी। तो हमने क्या देखा? बाहर देखा सूर्य को, तो सूर्य हमें पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई देता है, उल्टा चलता हुआ दिखाई देगा बाहर की चीजें। इसका मतलब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। तो नोट में मैंने यही लिखा है साथियों। क्या लिखा है मैंने नोट में? कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, इसलिए हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई देता है। क्लियर है क्या साथियों ये बात? यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया ये बात? क्लियर है क्या? जियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक ब्रह्मांड के सिद्धांत है, परंपरागत सिद्धांत। जियो बीच में पृथ्वी है, हेलियो मतलब बीच में सूर्य है। ये टोलमी ने दिया और ये कोपरनिकस ने दिया। क्लियर है क्या बात? चले आगे। इसके बाद में इसी ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड की स्थिति के बारे में, ग्रह के बारे में, ग्रह की गति के बारे में बताने वाले विद्वान है केपलर, जोहान्स केपलर। 16वीं शताब्दी की बात है, और ये जर्मनी के रहने वाले। इसी केपलर को आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं साथियों? फिजिक्स। वहां पे केपलर के 3 नियम पढ़ते हो आप। वही केपलर के 3 नियम हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। क्लियर है? इन्होंने क्या बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य ही है। जो कोपरनिकस ने बात कही, उसी बात को इन्होंने स्वीकार कर लिया, तथा सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, यहाँ पे लिख देना भाई, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो कोपरनिकस ने बात कही थी, जो वर्तमान में बात सही है, उसी बात को प्रूव किसने कर दिया? केपलर ने। गति लगाते हैं चारों तरफ। लेकिन इस गति को, ग्रह की इस गति को समझाने के लिए
केपलर ने 3 नियम दे दिए। क्वेश्चन तो यही बनेगा। केपलर ने ग्रह की गति को समझाने के लिए कितने नियम दिए? 3। अब आप कहेंगे सर ये ग्रह क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा हमारे को। ग्रह ये है साथियों, ये सूर्य है। सूर्य के चारों ओर जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने वाले जो पिंड हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। समझ में आया? तो ये जो ग्रह हैं लगाते तो चक्कर है सूर्य के, इसी बात को प्रूव कर दिया, लेकिन किस किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं इस बात को लेकर के केपलर ने 3 नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम कक्षाओं का नियम। पहला नियम कक्षाओं का नियम। इस नियम के अनुसार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। क्वेश्चन बस यही बनेगा। कहने का मतलब पृथ्वी गोल चक्कर नहीं लगाती, थोड़ा सा मैंने जो चित्र बनाया है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। और ये कौन सा नियम है साथियों? पहला नियम है। और पहले नियम को क्या कहते हैं? कक्षाओं का नियम। सही है क्या बात? चले आगे। अब बताओ साहब दूसरा नियम बताओ हमें। दूसरा नियम है क्षेत्रीय चाल का नियम। इसी को बोलते हैं क्षेत्रफल का नियम। क्षेत्रफल का नियम, ये केपलर का दूसरा नियम है। ये नियम ये है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात पृथ्वी जब सूर्य से दूर होती है मंद गति से, पास में होती है तो तीव्र गति से चक्कर लगाती है। इस बात को मैं समझा देता हूँ एक बार। देखिए मैंने एक पृथ्वी यहाँ भी बना दिया, एक ही पृथ्वी लेकिन 2 बार चित्र बना दिया मैंने। ये नियम ये कह रहा है कि पूरा चक्कर तो 365 दिन में लगाएगी पृथ्वी। तो फिर क्या हुआ? जब सूर्य से पृथ्वी दूर होती है तो मंद गति से चलती है, जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक आ जाती है तो तेज गति से दौड़ती है। लेकिन पूरा का पूरा जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल तय करेगी वो बराबर होगा। भले ही उसको कभी धीमा चलना पड़े कभी तेज चलना पड़े, उसका जो तय किया गया क्षेत्रफल है समान समय में वो बराबर ही होगा। कैसे? इस बात को भी समझ लो। कैसे? इधर ध्यान दो। मान लिया कि पृथ्वी दूर होने पर 1 घंटे में इतना क्षेत्रफल तय करती है, इतना, ठीक है। और वही पृथ्वी जब पास में आएगी तो पृथ्वी इतना तय करेगी। ये टोटल जो ये क्षेत्रफल है ना, ये वाला बीच वाला 1-1 घंटे का, ये बराबर ही होगा। ये बराबर कब होगा? कि दूर होगी तो मंद चलेगी, पास में होगी तो तेज चलेगी। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है पृथ्वी। इसे क्षेत्रीय चाल का नियम भी कहते हैं, क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। ये केपलर का दूसरा नियम है और ये RAS मेंस 2023 में आया था। ठीक है साथियों। तीसरा नियम समझाओ हमें। तीसरा नियम ये है साथियों परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण मतलब पूरा एक चक्कर लगाना, इसे आवर्तकाल का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार सूर्य से दूरी बढ़ने पर ग्रह का परिक्रमण काल भी बढ़ता है। कि बीच में सूर्य है तो बुध तो 88 दिन में चक्कर लगा देगा, शुक्र 255 दिन में, पृथ्वी 365 दिन में और मंगल 687 दिन में। सूर्य से दूर जैसे जैसे ग्रह बढ़ेंगे तो उनका परिक्रमण काल या आवर्तकाल भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है साथियों। तो ये कौन सा पढ़ा हमने? केपलर का नियम। तो केपलर के नियम समझ में आ गए क्या साथियों? पहला नियम कक्षाओं का नियम, दूसरा नियम क्षेत्रीय चाल का नियम, तीसरा नियम परिक्रमण काल का नियम। कक्षाओं का नियम तो क्या कहता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दूसरा क्षेत्रीय चाल का नियम या फिर परिक्रमण काल का नियम, सॉरी क्षेत्रीय चाल या क्षेत्रफल का नियम। समान समय में पृथ्वी समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। ठीक है साथियों। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? जियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक केंद्र में कौन है? जियो, और यहाँ पे केंद्र में कौन है? हेलियो। केपलर के 3 नियम हो गए।
फिर हम पढ़ते हैं हर्शेल, कि हर्शेल महोदय भी थे जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बताया थोड़ा सा। किसके बारे में बताया साथियों? ब्रह्मांड। वो ये है, ब्रिटेन के रहने वाले थे, 1805 की बातें हैं। इनके अनुसार सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रह आकाश गंगा का अंश मात्र हैं। कि आप लोग जो बार बार बात कर रहे हैं ना, सूर्य, पृथ्वी, अन्य ग्रह, ये तो बहुत छोटा सा भाग है। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मांड की क्या मतलब, आकाश गंगा भी बहुत बड़ी है, उसका अंश मात्र क्या है? सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रह। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में और किसने क्या बताया। तो ये है साथियों एडविन हब्बल। कौन है? एडविन हब्बल। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर्स का। ये वही विद्वान है एडविन हब्बल, सभी ध्यान दें, जिनके नाम पर हब्बल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का मतलब दूरदर्शी, दूरदर्शक यंत्र है, दूरदर्शी यंत्र है, वो स्थापित किया था। पूरे ब्रह्मांड का पूरे विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप था हब्बल टेलीस्कोप, जो इन्हीं के नाम पर रखा गया था। सब यहाँ से क्वेश्चन और क्या बनेगा करंट में, कि आजकल हब्बल टेलीस्कोप के स्थान पर जेम्स वेब टेलीस्कोप की स्थापना कर दी गई 2021 में, और उसने ब्रह्मांड का सबसे रंगीन फोटो भी उपलब्ध करवाया है। नासा के में इसकी स्थापना किया था, ये नासा का अध्यक्ष रह चुका है जेम्स वेब। ये ध्यान रखने की बात है। तो एडविन हब्बल के बारे में बात कर लेते हैं। एडविन हब्बल यूएसए के रहने वाले थे। 1920 में इन्होंने बताया, क्या बताया, कि दो आकाश गंगाओं के मध्य बढ़ रही दूरी के आधार पर बताया कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? विस्तार। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं, उनमें से दो आकाश गंगाओं को लेकर के इन्होंने अध्ययन किया, तो पता किया कि दोनों आकाश गंगाएं धीरे धीरे दूर जा रही है, दूर जा रही है, और इसी से इन्होंने अनुमान लगाया कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। ठीक है, ये बात बताया किसने? हब्बल ने। आकाशगंगा का अंश मात्र है पृथ्वी, सूर्य, अन्य ग्रह, ये बात किसने बताया? हर्शेल ने। कैप्लन कितने नियम दिए? 3। जियोसेंट्रिक टोलमी, हेलियोसेंट्रिक कोपरनिक्स। बात कौन सी सही है? कोपरनिक्स। इसलिए कोपरनिक्स को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहते हैं। क्लियर? और बात कर लेते हैं, इनके अनुसार ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है साथियों। कितना होता है? 9.46 इंटू 10 यूज कर लेते हैं दूसरा, थोड़ा सा डार्क सा। ठीक है, और 1988 में इनके नाम पर हब्बल टेलीस्कोप की स्थापना किया। 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा इसको प्रतिस्थापित कर दिया। तो वर्तमान में सबसे बड़ा टेलीस्कोप कौन सा है? जेम्स वेब सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। इसका निर्माण अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा किया गया। जेम्स वेब द्वारा 2022 में ब्रह्मांड का सबसे रंगीन फोटो उपलब्ध करवाया गया। ठीक है, और बात कर लेते हैं, एक विद्वान हुए स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस यूरोप के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले हैं? यूरोप। फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान हुए, वैज्ञानिक हुए। आपने कभी फोटो देखा होगा, ऐसे दिव्यांग से, विकलांग से कुर्सी पे पड़े हुए हैं, और उन्होंने पढ़े पढ़े इतना रिसर्च किया, इतना अध्ययन किया, उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इनकी किताब है ए ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम्स। किताब का क्या नाम है? ए ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम्स। इनके अनुसार न तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, न ही कभी अंत होगा। इस बात से तो एक खुशी हंसी भी आती है कि बचपन में लोग डराते थे हमारे, हंसते थे कि 3 दिन बाद में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी साहब, 5 दिन बाद में, 1 महीने बाद में ब्रह्मांड के सभी पिंड आपस में टकराएंगे और हम लोग मर जाएंगे। इस बात को महसूस किया किसने? स्टीफन हॉकिंस ने। उन्होंने अध्ययन किया, पता किया और बताया कि बावड़ों घबराने की जरूरत है, कतई नहीं है। ना तो ये ब्रह्मांड कभी बना है और ना ब्रह्मांड कभी नष्ट होगा। ठीक है साथियों, ये बात बताने वाले कौन है? स्टीफन हॉकिंस। तो फिर उनको बताया कि देखो, दो आकाश गंगाएं दूर क्यों जा रही है। फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का एक बार तो क्या होता है? विस्तार, और एक बार क्या होता है? संकुचन, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती। सही है? क्लियर स्टीफन हॉकिंस के बारे में। और भी देखो, ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए और भी काफी सारे प्रयोग किए गए। इस एक प्रयोग है जिसका नाम है LHC, लॉर्ज हेड्रन कोलाइडर, और ये प्रयोग किया गया था 2010 में।
कहाँ पे किया गया? जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में जहाँ पे ये प्रयोग किया तो वहाँ पे एक प्रयोगशाला बनाई गई। उस प्रयोगशाला की गहराई तो 100 फीट थी और लंबाई है 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाया था। और जो विश्व की सबसे बड़ी कण भौतिकी की प्रयोगशाला है, 27 किलोमीटर लंबी है तो सबसे बड़ी होगी। और ये बनाने वाली जो संस्था है वो है सार्न। कौन सी है? सार्न। अब इस प्रयोग में क्या काम किया, ये बात समझ लो एक बार, कि दो प्रोटॉन कणों के मध्य प्रकाश की गति से टक्कर करवाएगी। दो प्रोटॉन कणों के मध्य प्रकाश की गति से टक्कर करवाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप नए कण का निर्माण हुआ, जिसे ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। इस प्रयोग में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस थे, यूरोपीय वैज्ञानिक पीटर हिग्स का महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिए जो गॉड पार्टिकल बना दोनों को टकराने से, उसी का नाम हिग्स बोसोन भी रखा गया है। और ये बात है 2010। कब की बात है साथियों? 2010। तो ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए प्रयोग कौन सा किया गया? एलएससी। कब किया गया? 2010 में। कहाँ पे किया गया? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रयोगशाला की विशेषता बताओ। 100 फीट गहरी, 27 किलोमीटर लंबी, विश्व की सबसे बड़ी कण भौतिकी प्रयोगशाला। और ये बनाने वाली जो संस्था है, करने वाली संस्था है, वो कौन सी है? सर्न है। और इसमें दो प्रोटोनों के मध्य टक्कर करवाएगी। टक्कर करवाने से एक नया कण बना, उस कण को नाम दिया गया ईश्वरीय कण, गॉड पार्टिकल की। इसी से पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड बना है। और इस प्रयोग में दो विद्वान थे, सत्येंद्र नाथ बोस भारत के थे और पीटर हिग्स यूरोप के थे। इसलिए गॉड पार्टिकल का दूसरा क्या नाम है साथियों? हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन। क्लियर है? अभी तक हम ब्रह्मांड के बारे में कुछ परंपरागत बातें कर रहे थे कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो आप तो ये बताओ कि सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है साहब? सबसे सटीक बात कौन सी है? सबसे सटीक बात है साथियों बिग बैंग थ्योरी। अभी तक, आज दिनांक तक, हो सकता है कि कल कोई नया रिसर्च हो जाए, नया अध्ययन कर लिया जाए। आज दिनांक तक बात करें तो सबसे आधुनिक जो सिद्धांत है वो है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत। ये दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने। ये बेल्जियम के रहने वाले थे। 1967 की बातें हैं। इन्होंने क्या बताया? महाविस्फोट नाम से पता चल रहा है कि ब्रह्मांड ऐसे थोड़ी बना है, अचानक से विस्फोट हुआ है। सब विस्फोट भी काहे का हुआ है? महाविस्फोट हुआ है। मात्र 0.2 सेकंड में, 1.4 से 3 सेकंड में पूरा ब्रह्मांड बन गया। कैसे बन गया? कभी आपने सुना होगा बचपन में कि पृथ्वी आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई है। बात बिल्कुल सही है। पहले पूरी दुनिया में जितने भी खगोलीय पिंड है पूरे ब्रह्मांड में, वो सभी एक जगह थे। ये सिद्धांत कह रहा है कि सभी खगोलीय पिंड एक कण में विद्यमान थे। उस कण का तापमान बहुत अधिक था, उसका घनत्व बहुत अधिक था और आयतन बहुत ही कम था। अब धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा, धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा तो माथा गर्म आएगा। और अचानक से विस्फोट नहीं हुआ, महाविस्फोट हुआ। और उस महाविस्फोट से ही क्या बन गए? क्या बन गए? वर्तमान का क्या बन गया? ब्रह्मांड। सभी खगोलीय पिंड बन गए, समय, स्थान और वस्तु के बारे में जानकारी मिल गई। और सबसे ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है? H2 गैस। तो इस टेबल को समझें एक बार, इस टेबल को समझे साथियों, कि एकक है 1 लाख, एकक नहीं है ये, 1 लाख सिंगुलैरिटी। इस सभी के सभी पिंड एक कण में विद्यमान थे। उसका आयतन बहुत कम था, तापमान बहुत अधिक था, घनत्व भी बहुत अधिक था। और तापमान के बढ़ने के दौरान तापमान बढ़ता गया। अचानक से क्या हो गया? महाविस्फोट। कितने समय में? मात्र 1.43 सेकंड में। और वर्तमान का ब्रह्मांड बन गया, सभी खगोलीय पिंड बन गए। और सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और यही हाइड्रोजन देखो, इधर ध्यान दो, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर के क्या बना दिया? हीलियम। हीलियम बन गया। और उसी के साथ में क्या निकलती है? ऊर्जा। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? नाभिकीय संलीयन। क्या बोलते हैं इसको? नाभिकीय संलीयन। और नाभिकीय संलीयन से क्या बन गए? तारे। समझने का प्रयास करना। तारे, देखो तारे कहां से बन रहे हैं? H2 से। इसका मतलब तारों में सबसे ज्यादा गैस कौन सी? हाइड्रोजन। तो तारे तो सूर्य भी है, तो सूर्य में कौन सी गैस? हाइड्रोजन।
जोड़ने का प्रयास करना। दोबारा से ध्यान दें मेरी तरफ। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन से तारे बनते हैं, तारे, असंख्य तारे आपस में जुड़ करके एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित होने के बाद में आकाशगंगा बनती है। उस आकाशगंगा में लाखों सौर मंडल हैं। हमारे सौर मंडल में हमारी पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी में 7 महाद्वीप हैं, और हमारा अच्छा महाद्वीप है एशिया, और एशिया में प्यारा देश भारत, और भारत में राजस्थान। समझ में आया? ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन से तारे, लाखों तारे मिलकर के आकाशगंगा, आकाशगंगा में सौरमंडल, सौरमंडल में हमारी पृथ्वी। समझ में आए बात? उसी के साथ में देख लेते हैं कि इसके अनुसार 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ये भी ध्यान रखना कब की बात है ये, 13.7 अरब वर्ष पूर्व सभी खगोलीय पिंड एक कण में विद्यमान थे, जिसे एकलक नाम दिया गया, सिंगुलरिटी, जिसका तापमान और घनत्व अधिक था, लेकिन आयतन क्या था? कम। निरंतर तापमान में वृद्धि से अचानक महाविस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। यह सर्वमान्य सिद्धांत है। इसके अनुसार आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसलिए इस सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। अब देखो समझना, ब्रह्मांड पूरा पढ़ लिया, आकाशगंगा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आकाशगंगा। असंख्य तारों का एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होना ही क्या कहलाता है? आकाशगंगा। असंख्य तारों का एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होना ही क्या कहलाता है? आकाशगंगा। और ये तारे किससे बनते हैं? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन कौन सी? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज इक्वल टू हीलियम प्लस ऊर्जा। क्योंकि ये हाइड्रोजन कहाँ से आ गया? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। क्योंकि हमारी आकाशगंगा जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, उस आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। अब आप कहेंगे कि आकाशगंगा तो बहुत सारी है, एक ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं, हमें दुनिया से कोई लेना देना है नहीं, हमें हमारी आकाशगंगा पढ़नी है। तो साथियों बताओ, हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी, या फिर दुग्ध मेखला क्योंकि सफेद है, या फिर मिल्की वे। 3 नाम है हमारी आकाशगंगा जिसमें हमारा सौरमंडल है, हमारी पृथ्वी है, उसका नाम मंदाकिनी। बोलो सभी, दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। अब बताओ हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है साथियों? सर्पिलाकार। ये देखो मैंने कैसा चित्र बनाया है। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। और इसका व्यास कितना है? 1,00,000 प्रकाश वर्ष। 1,00,000 प्रकाश वर्ष। ये फोटो देख लो, ये इसका केंद्र है। इस केंद्र के चारों तरफ का लाखों करोड़ों लाखों सौरमंडल है। हमारा सूर्य ये रहा, इतनी दूर है, और इसका व्यास कितना है? 1 प्रकाश वर्ष, 1,00,000 प्रकाश वर्ष। ठीक है साथियों? ठीक है। और एक टर्मिनोलॉजी और ब्रह्मांड वर्ष की सूर्य के द्वारा मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगने वाला जो समय है वो क्या है? ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। ठीक है साथियों? तो हमारी आकाशगंगा की सबसे नजदीक स्थित आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी, उसके नजदीक कौन सी है? एंड्रोमेडा। और एक कौन सी है? कैनिस मेजर ड्वार्फ। कैनिस मेजर ड्वार्फ। क्लियर? आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमने 2 बिंदु देख लिया, ब्रह्मांड और आकाश। मैं एक बार रिवीजन करता हूँ, सभी मेरी तरफ ध्यान देंगे। हमें ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी में पृथ्वी पढ़ना है। ठीक है साथियों? क्या पढ़ना है? पृथ्वी। एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान देंगे अच्छे से। पृथ्वी अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी एक ग्रह है, 8 ग्रह मिलकर के सौरमंडल, सौरमंडल मिलकर के आकाशगंगा, आकाशगंगा मिलकर के ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी जानकारी, कुछ परंपरागत बातें भी हैं, कुछ आधुनिक बातें भी हैं। परंपरागत की बात करें, जियोसेंट्रिक। पहला सिद्धांत कौन सा है? जियोसेंट्रिक। जियो प्लस सेंट्रिक। पृथ्वी केंद्र में है, सभी ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बात बताइए, ये बात टोली में नहीं, लेकिन वर्तमान में ये बात सही नहीं है। बाद में कोपरनिकस आते हैं, उन्होंने कहा कि बीच में सूर्य है, सभी ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसको हेलियोसेंट्रिक कहते हैं। वर्तमान में ये बात सही है। कोपरनिकस को आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक भी कहते हैं। क्लियर? सही है? चूंकि पृथ्वी
पश्चिम से पूर्व की ओर गतिशील है, इसलिए सूर्य हमें पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई देता है। बाद में केपलर साहब आए। केपलर ने कहा कि बिल्कुल हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत क्या है, सही है, हेलियोसेंट्रिक सही है। तो और क्या बताया, ग्रह की गति के कितने नियम दिए, 3। पहला कक्षाओं का नियम, सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दूसरा क्षेत्रीय चाल का नियम, कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है पृथ्वी। तीसरा परिक्रमण काल का नियम, क्या कहता है ये, कि जैसे जैसे सूर्य से दूर जाएंगे वैसे वैसे आवर्तकाल भी बढ़ता जाएगा। बाद में हर्शेल आते, ब्रिटेन के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि सूर्य, पृथ्वी जैसे ग्रह तो आकाशगंगा का अंश मात्र है, इसका मतलब आकाशगंगा बहुत बड़ी संरचना है। फिर आता है एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ने अध्ययन किया कि दो आकाशगंगाओं की मध्य दूरी बढ़ रही है, उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड का वर्तमान में क्या हो रहा है, विस्तार। लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने क्या बताया था कि ब्रह्मांड की न तो उत्पत्ति होती है न कभी नष्ट होता है, ब्रह्मांड एक बार संकुचित होगा, एक बार फैल जाएगा, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। प्रेजेंट में ये विस्तारित हो रहा है। एडविन हब्बल के नाम पर एक हब्बल टेलीस्कोप की स्थापना की गई, और हब्बल टेलीस्कोप की जगह वर्तमान में नया टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है। इसने हाल ही में ब्रह्मांड की सबसे रंगीन फोटो भी प्रदर्शित किया है। क्लियर। उसके बाद में एक प्रयोग भी किया गया, प्रयोग 2010 में किया गया, सारण नामक संस्था के द्वारा किया गया, LHC। प्रयोग का नाम है लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर। ठीक है। उस प्रयोग में दो प्रोटॉन कणों के मध्य प्रकाश की गति से टक्कर करवाएगी, एक नया कण बना, उसको बोलते हैं गॉड पार्टिकल। चूंकि दो विद्वान थे, पीटर हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस, इसलिए उस कण का नाम है हिग्स बोस। आधुनिक सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है, महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं उसको, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। 1967 में जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया, बेल्जियम के रहने वाले थे, कि पहले सभी एक कण में विद्यमान थे, अचानक से महाविस्फोट होता है और वर्तमान का ब्रह्मांड बन गया। वर्तमान के ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जुड़ करके हीलियम, अभिक्रिया नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय संलयन से तारों का निर्माण हुआ। असंख्य तारे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, आकाशगंगा। और हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध, मेघना। हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार। हमारी आकाशगंगा के पास में कौन सी आकाशगंगा, एंड्रोमेडा, ये कैनिस मेजर द्वार। अब आकाशगंगा में लाखों सौर मंडल है, लेकिन हमें औरों के सौर मंडल से कोई मतलब है नहीं, हम तो वैसे भी स्वार्थी हैं। स्टूडेंट जीवन में क्या होता है, स्वार्थ से भरा पूरा होना चाहिए। तो हम कल बात करेंगे सौर मंडल। क्लियर साथियों, टॉपिक हमारे सिलेबस में सौर मंडल है, लेकिन सौर मंडल तक पहुंचने के लिए हमने थोड़ा सा पृष्ठभूमि तैयार किया है। जरूर आप लोगों की क्लास समझ में आई होगी। ये हमारा जो PDF है, आपको हमारा जो टेलीग्राम है हर्षुल फार्मा STO, टेलीग्राम पर कंप्लीट मेरे व्यक्तिगत हैंड रिटन नोट्स डले हुए हैं, मेरे खुद के नोट्स हैं। मैंने इन्हीं नोट्स को पढ़ करके एग्जाम्स दिया है, और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से एग्जाम पास भी होती हैं। और आप मिलान करना, इन्हीं नोट्सों से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सब कुछ जितना हो सके सरल सहज रूप से आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है। आप इनको पढ़ना, रिविजन करना और PDF निकलवाना। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं, थैंक यू।